ऑन एन एवरेज 50% लोग एडमिशन में इन्वॉल्वमेंट अपने आप को कराएं, वो भी रूरल एरिया का हो, चाहे ट्राइब्स का हो, चाहे शहर का हो, तो एवरेज सभी का मिला के निकाला जाता है। ठीक है, तो उनका जो टारगेट है 50%, अभी जो है 27 है, इसका मतलब बिल्कुल वो डबल करना चाहते हैं। ठीक है, आने वाले सालों में वो डबल करना चाहते हैं, 12-13 सालों में उन्होंने अपना टारगेट सेट किया हुआ है। ऐसी के बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ हाईलाइट अब यहाँ पे भी मैंने दिया वर्ल्ड बिगेस्ट बेस्ट इंस्टीट्यूशन, तो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो नैक है या एमपी, वो पैरामीटर होते हैं बाहर जाने के लिए, बच्चे बाहर से कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि ये हमने नहीं बनाए, ये कहाँ से है, वॉशिंगटन अकॉर्ड के बनाए हुए। हम लोग क्यों मानते हैं ग्रुप टैक्सोनॉमी, ये ग्रुप टैक्सोनॉमी है, क्यों मान रहे हो आप, फॉलो तो वहीं से कर रहे हैं। तो वो हम वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशन अगर अपने आप को मिलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं असेसमेंट और एक्रेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और जब तक असेसमेंट और एक्रेडिटेशन नहीं होगा तब तक ये टारगेट जो 50% का एग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ये पूरा सरकार का इसके बाद जाते हैं। अब इन्होंने रोड मैप सेट कर दिया कि भाई जाना कैसे, जाना तो है बट हाउ टू अचीव इन 30 to 40 मिनट, 7 का टारगेट है और हम लोग 24 में बैठे हुए, तो जो समय सीमा है वो बहुत कम है, 12-13 सालों का है। तो सबसे ज्यादा अगर हम फोकस करेंगे टीचिंग लर्निंग पर, इसको फोकस करेंगे टीचिंग लर्निंग पर, पढ़ाना भी है और सीखना, बच्चा कुछ सीख रहा है, लर्नर कौन है, बच्चा स्टूडेंट है और टीचर हम है। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर स्टूडेंट का रिजल्ट खराब होता है वो बिकॉज ऑफ स्टूडेंट फॉल्ट, बट कहीं ना कहीं वो ब्लेम इसका आता है टीचर भी आता है कि आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। लेकिन अगर हम 20 साल पहले 25 साल पहले की बात करें तो कोई टीचर में ब्लेम नहीं होता था, क्योंकि टीचर के आपने क्वालिफाई देख के क्वालिफिकेशन देख के उसको एडमिट किया है, उन्होंने देखा कि नहीं आप बीएड किए बीएड है, एमएड किए एमएड है, पीएचडी में हूँ, अब मुझे उससे मतलब स्टूडेंट नहीं आ रहा है तो उसका काम बच्चा बुलाने। अब क्या है, आपको ऐसे पढ़ाने कि स्टूडेंट आप रेगुलर आप आओ, तो ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी बदल गई। पहले जो टीचर सेंट्रिक था वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो चुका है, और उसी स्टूडेंट सेंट्रिक की वजह से वो चाहते हैं कि एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज होना चाहिए, और एनरोलमेंट इंक्रीज करने के लिए असेसमेंट और एक्रेडिटेशन से ज्यादा अच्छा तरीका कुछ भी नहीं है। और वो जो असेसमेंट है वो हमारे यहाँ नैक करती है, एनबीए करती है, एनआरएफ करती है, आयरा करती है, अटल रैंकिंग जितने भी रैंकिंग है सब जगह अपना डेटा हमें डालना होता है। अब डेटा डालने का मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ जितनी एक्टिविटी सब करानी होती है, तो जो पैरामीटर है वो सब कुछ अब इन फ्यूचर में एनएएसी जो नैक है वो एनएसी हो जाएगा, एक्रेडिटेशन के असेसमेंट आ जाएगा केवल, क्यों, क्योंकि सब कुछ एक वन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, एनबीए नैक मर्ज हो जाएगा, एनआरएफ एक में आ जाएगा, जो डेटा हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डालते हैं वो सिर्फ एआईसीटी लिया करेगी, मतलब कि वन नेशन वन डेटा प्लेटफॉर्म, भारत है वन नेशन और एक ही जगह में सारा डेटा देंगे। तो कई कॉलेजेस जैसे होता था ना कि एक जगह हमने अपना नाम चलाया फिर एक जगह, तो वो बंद होने वाला है, जो एक जगह नाम जा रहा है वही पूरे नेशन से आपका नाम वहीं पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो अब उन्होंने इसीलिए रोड मैप बना दिया। सबसे पहला है टीचिंग लर्निंग, तो हमें टीचिंग लर्निंग को तो इम्प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ पैडागॉजी। जो एमएड और एजुकेशन के लोग हैं उनको पता है पैडागॉजी मतलब द मेथड हाउ यू टीच, द मेथड हाउ यू अट्रैक्ट, द मेथड हाउ यू मेक योर टॉपिक क्रिएटिविटी, है ना, कि टॉपिक को बहुत अच्छा क्रिएट बनाएंगे और फिर वाले बच्चों को समझाना है, बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ा रहे हैं आप, जबकि दोनों लोग पीएचडी हैं, दोनों लोग सेम ब्रांच के हैं, बट फिर भी बच्चा क्या कह रहा है नहीं मुझे इनकी क्लास अच्छी लगी तो इनकी नहीं लगी, तो दैट डिफरेंस किससे आता है, पैडागॉजी से आता है, हाउ यू टीच, है ना। रिसर्च एंड इनोवेशन, तो देखिए रिसर्च की बात करें, अगर हम बीबीए का कोर्स उठाते हैं या ग्रेजुएशन की कोर्स उठाते हैं, आजकल रिसर्च के टॉपिक सारी जगह पे जा रहे हैं। पहले रिसर्च पेपर टीचर लिख रहे थे, तो आज की अच्छी क्वालिटी क्या है, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व करो अपने रिसर्च पेपर्स में। रीजन क्या है कि आप तो हो ही, अपने बच्चों को भी रिसर्च की तरफ मतलब प्रेस करो, ये बच्चा भी वो करेगा ही करेगा, 2 पेपर 3 पेपर आपके साथ मिलके वो लिख रहा है ना, तो स्टूडेंट्स को रिसर्च की तरफ लेके जा रहे हैं। इनोवेशन, अब देखो जब से गवर्नमेंट हमारी मोदी जी का ही क्या होता है, सभी लोग कहते हैं ना नहीं आप एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, आपके नए आइडियाज होने चाहिए, तो वो तभी आएंगे जब आप रिसर्च करोगे, इसलिए जब तक खोज नहीं करोगे तो कोई नया आइडिया आपके अंदर आने वाला नहीं है। मोटिवेशन फॉर टीचर, मोटिवेटेड टीचर्स, तो टीचर जो है उनके मोटिवेशन के लिए भी जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है वो कुछ ना कुछ काम करेंगे या कर रही है, बहुत से कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट उनको मिल रहा है। जैसे अपने यहाँ पॉलिसी चल रही है रिसर्च पे कुछ ऑलरेडी मिलने की, लेकिन कई कॉलेजेस में क्या है कि 3 पेपर या 4 पेपर तो मैंडेटरी है, लेकिन वो कुछ नहीं दे रहे वो पेपर, 5th पेपर या 6th पेपर में वो आपको दे रहे हैं, जबकि हमारे अगर 2 पेपर 3 पेपर अगर
में मिल रहा है, थर्ड में पेंडिंग मिल रहा है तो चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड आप कॉलेज के लिए कर रहे हो, फोर्थ मेरा पैशन है पेपर लिखने का, तो मैं लिखते जा रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ, 10 लिख रहा हूँ, 12 लिख रहा हूँ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अपना टाइम है, अपना स्किल है। इसके बाद में इनहेंसिंग द एम्प्लॉयमेंट की स्किल, तो ये लाइन जो है स्टूडेंट के लिए, क्यों? क्योंकि हम अगर क्या बढ़ा रहे, स्किल अगर बढ़ाएंगे तो किसकी बढ़ाएंगे? स्टूडेंट की। और कैसे स्किल उनको देंगे? क्योंकि वो जॉब पे काम है, लास्ट क्या होता है, बच्चे को कमाना ही है ना, तो जॉब ही नहीं दिला रहे, ऐसी पढ़ाई नहीं कर रहे कि जॉब में आए काम, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अब हम ये चीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बुक से पढ़ाया हुआ और प्रैक्टिकल लाइफ को जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तब तक वो बैलेंस नहीं हो पाता। अब ये नहीं कह रहे बुक जरूरी नहीं है, ये भी नहीं कि प्रैक्टिकल जरूरी, दोनों चीजें जरूरी है, बट उसको बैलेंस आप लोग करोगे। उसको नहीं पता प्रैक्टिकल में क्या होता है, बच्चा तो फ्रेश होके आ रहा है ना, 12th पास करके उसे मिल रहा है, तो उसे नहीं पता अवेयर हो मार्केट के बाद में कंपनी क्या उसको टॉलरेट करने वाली है, कंपनी कैसे उसे मोटिवेट करने वाली है, या कंपनी किस पैरामीटर में उसको हायर करने वाली है, या वर्क प्रेशर क्या होता है, ये सब उसे नहीं पता। बट एज अ टीचर आप लोगों को पता है, तो आप उसे बैलेंस करेंगे, भैया किताबी ज्ञान ये है बट ये कम नेसेसरी है, और प्रैक्टिकली कैसे नेसेसरी, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपके लोग इंक्रीज कर पाएंगे। उसके बाद सोशल इंटीग्रेशन, तो ये समानता और सामाजिकता, समाज में रहना है तो सामाजिक तो होना ही पड़ेगा, समानता के बारे में भी आप समझाएंगे कौन कैसा है, ये असेसमेंट में भी काम आएगा, ये असेसमेंट जब होगा तो मैं वो बताऊँ कैसे हो रहा है। एकेडमिक एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब माहौल बनाना, तो एकेडमिक माहौल भी आप बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बनाएंगे, इसके वजह से नीचे से रख रहे हैं, क्योंकि पहली कहीं पीपीटी होती है 20 साल करेंगे तो मैं सबसे ऊपर रख दूंगा, क्योंकि तब तो पहले एकेडमिक पे ही फोकस है, आजकल लेकिन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे पहले फोकस होता है। फिर कमिटमेंट टू द सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता है कि हमें अपनी नेचर को तो बर्बाद करना ही नहीं है ना, कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा रिजल्ट अगर आए, ऐसी चीज़ बच्चों को सिखानी है, या नेचर का कैसे हमें सब अपयोग करना है वो चीज़ सिखानी है, बर्बाद नहीं कराना है नेचर को, लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है नेचर के पास, और अगर हम वही पूरा खराब करते जाएंगे तो आप जैसे हम अपनी रियल लाइफ में भी देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है, धीरे धीरे हम दूसरे एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ जाना है, क्योंकि हमें पता है कि सोलर एनर्जी ना खत्म होने वाली है, बट कहीं ना कहीं जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, तो वहाँ पे क्या है, केमिकल्स जा रही, बैटरी तो बनेगी ना, तो केमिकल पॉल्यूशन हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद में, तो उस पर भी फिर वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं लास्ट में हीलियम और हाइड्रोजन के ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे, मतलब कि सोलर एनर्जी पे डिपेंड होने वाले हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट सर नेक की तरफ से आए हैं या आपने? ये नेक की तरफ से ही आए, और नेक में इनको कैसे जस्टिफाई करना है, जैसे क्राइटेरिया, तो टीचिंग लाइन की बात करूं तो क्राइटेरिया 1 में नहीं है, जिन लोगों ने नेक में काम किया था ऑल नोट क्राइटेरिया 1 में यही चीज है। अगर मैं रिसर्च इनोवेशन की बात करूं क्राइटेरिया 3 में है कि नहीं, जो लोग काम करेंगे वो लोग बताएंगे, है ना। मोटिवेशन ऑफ टीचर की बात करूं तो क्राइटेरिया 7 में जो ऑनरेरियम का पार्ट है, क्राइटेरिया 3 में ऑनरेरियम का पार्ट है, या क्राइटेरिया 6 में वेलफेयर का पार्ट है टीचर्स के लिए, क्या वो मोटिवेट नहीं करता टीचर्स को। इनहेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करूं तो क्राइटेरिया 5 में स्टूडेंट जो हमने बना रखा है कैरियर काउंसलिंग कराना, या उनकी कोचिंग सेंटर के लिए काम करना, या उनके स्पोर्ट और कल्चर पे काम करना, सारा क्राइटेरिया 5 कवर करता है। उसके बाद अगर मैं इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करूं तो हमारा क्राइटेरिया 7 पूरा का पूरा उसी पे डिपेंड है। एकेडमिक की बात करूं तो क्राइटेरिया 1 और 2 फिर से एकेडमिक एविडेंस को ही डिपेंड करता है, पूरा कैरिकुलम डिजाइन कैसे होता है, उसको मतलब सर्कुलेट कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे प्लान करना है, उसके कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया 7 पूरा अच्छे से बना है। तो ये सारे के सारे लीगल क्राइटेरिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेसेसिटी असेसमेंट एंड इवोल्यूशन के दूसरे लोगों के लिए हमें भी पता है कि असेसमेंट और एक्रेडिटेशन ही है, जब तक हमें पता नहीं हुआ कि हमारी टीम आने वाली है विजिट करने वाली किसी भी यूनिवर्सिटी की हो या कहीं भी, तब तक हम थोड़ा सा अपने आप को वो नहीं करते, मतलब कंफर्ट जोन में फील करने लग जाते हैं। जैसी टीम आती है उसके बाद थोड़ा लगता है कि आप प्ले करना है, मैनेजमेंट को लगता है नहीं क्लासरूम थोड़े अच्छे होने चाहिए, सिखाने सब कुछ सफाई वही हो जाती है, बढ़िया पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब लगता है क्योंकि प्रेशर में काम हुआ है, कोई कह नहीं सकता कि कंफर्ट जोन में मैं काम कर रहा हूँ, हर आदमी को देख लो, अपनी खुद की लाइफ देख लो, प्रेशर है तो काम हो रहा है बढ़िया से, ठीक है ना। तो ये अब ये सर मैंने लिखा है नवंबर 2022 में जो राधाकृष्णन की अपनी कमेटी थी उसके अंदर इसरो के चेयरमैन बैठे थे, अपने यूजीसी के चेयरमैन बैठे हुए थे, ठीक है ना, और इसमें आईआईटी चेयरमैन थे। ये जो बंदे बैठे हैं क्यों बैठे हुए, कुछ अच्छा निकालने के लिए, दे ऑल आर हैविंग एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट ओनली, कि भैया कैसे हम करके आए हैं, कैसे बच्चे को करना है, उन्होंने तो पूरा अपना सर्वे किया हुआ है, तो उस मीटिंग में निष्कर्ष कोई ऐसा तो निकला नहीं होगा कि नहीं ये तो काम का नहीं है,
अगर हम नेट का फर्स्ट पेज खोल के देखेंगे उस पर सारे जितने लोग मीटिंग में बैठे हुए थे वो सभी टॉप लेवल के थे और सभी एजुकेशन थे, जिनको पता है कि फ्यूचर कैसा आने वाला है, किस चीज पर डिपेंडेंट है फ्यूचर। सिर्फ किताबों पर डिपेंडेंट नहीं है फ्यूचर, किताबों के साथ और क्या है, ये नहीं कि किताबें नहीं चाहिए, किताबें तो चाहिए, फिर बुक हिस्ट्री जब तक नहीं पढ़ाओगे तो फिर प्रीवियस कैसे आपको पता चलेगा, तो उसके साथ और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारा मीटिंग की डिटेल है। अब उसके बाद में इन्होंने आपने रिकॉर्डिंग सब कुछ हो गया, उसका फीडबैक मिला, तो एक धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि नहीं, हमें डेटा जब तक हम सब कॉलेज का नहीं लेंगे तब तक हम उसको फीडबैक नहीं दे पाएंगे कि आप किस में लैग कर रहे हैं। डेटा क्यों ले रहे हो, ताकि वो हमें बता सके कि हम किस में लैग कर रहे हैं। भाई अगर हमसे पूछा गया तुम्हारे कॉलेज में कितनी एक्टिविटी हो रही है, तो वो डेटा ले रहे हैं ना हमसे, हमने बोला सर 7 हो रही है, तो वो बताएंगे कि नहीं 7 तो हो रही है, हमें 10 करनी है, लेकिन 3 किस दिशा की करनी है, वो तो नंबर भी बताएंगे, साथ में बताएंगे कि किस पे। अगर हम सारे एक ही डायरेक्शन में किए जा रहे हैं सारी एक्टिविटी, तो बच्चा तो एक ही चीज में रिपोर्ट हो जाएगा और उनको 360 डिग्री अपना इम्प्रूवमेंट दिखाना है, तो वो ये भी बताएंगे कि हमें किस डिग्री में और काम करना है, ठीक है ना। तो ये आपके एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के वर्ड्स हैं। उसके बाद में बात करें सेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिफॉर्म, ये भी राधाकृष्ण कमेटी के हैं, तो इसमें मैं ऐसे पॉइंट्स पे जा रहा हूँ। पॉइंट पे अडॉप्ट अ सिंपल ट्रस्ट बेस्ड क्रेडिबल ऑब्जेक्टिव एंड रेशनलाइजेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन रैंकिंग। तो ट्रस्ट बेस्ड, विश्वास तो कर सकते हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि आप सब सुन रहे हो, फोन चल रहा है किसी का तो मैं नहीं कह सकता ना, कोई हंस रहा है तो मैं भी नहीं कह सकता, विश्वास के। तो जब तक टीचर्स और स्टूडेंट के ऊपर ट्रस्ट लेवल नहीं होगा तो दे नेवर अचीव देयर टारगेट या नेवर अचीव देयर गोल, है ना। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज हो जाती है। उन्होंने उसके बाद में क्रेडिबल ऑब्जेक्टिव रेशनलाइजेशन ये सब चीजें पहले से हम लोग करते चले आ रहे हैं, हम कैसे करें। अडॉप्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडर्न सिस्टम, तो जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं ऐसे प्रेजेंट कर पाता, मैं भी एक चौक लेके आता, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा होता, या हो सकता है उससे भी गिरी हुई स्थिति होती है। अगर हम भारत आजाद की बात करें 1947 या 50 की बात करें, तो ये धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन जब टेक्नोलॉजी आई तभी हुआ है ना। कुछ जगह स्मार्ट बोर्ड इसका भी पूरा यूज हो रहा है, कहीं ये भी नहीं है, कहीं सिर्फ अभी भी व्हाइट बोर्ड लगे हुए, बल्कि और मैं रूलर की बात करूं तो वहाँ ग्रीन बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड के अलावा, व्हाइट तो नहीं है लेकिन ग्रीन कर दिया उन्होंने, बस ब्लैक से हटके ग्रीन पे आ गया। बट टेक्नोलॉजी जहाँ जहाँ गई है वहीं पे एनवायरमेंट इंक्रीज हुआ है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। तो गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हम टेक्नोलॉजी को भी दूर दराज तक लेकर जाएंगे। कोविड के टाइम में ट्राइब्स तक फोन गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गए हैं, गवर्नमेंट की किसी स्कीम के थ्रू गए हैं, लेकिन गए हैं ना क्यों, क्योंकि उनको पता था टेक्नोलॉजी होगी तो वहां तक एजुकेशन हम पहुंचा पाएंगे, विदाउट टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल नहीं है। आपके लिए भी बहुत आसान है पीपीटी को प्रेजेंट करना, लेकिन अगर किताब खोल के भी पढ़ाना स्टार्ट करें तो आपको भी रात को पहले पढ़ के आना पड़ेगा पूरा का पूरा। अभी पीपीटी